आज हमारा हायर एजुकेशन का क्लास 12 होगा। और आज के क्लास 12 में हम लोग देखेंगे कि सरकार की उच्च शिक्षा में पहल और उच्च शिक्षा के कुछ नियामक। सरकार की उच्च शिक्षा में पहल व उच्च शिक्षा के नियामक। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की क्या क्या पहल है, इसको हम लोग देखते हैं। सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में पहल। सबसे पहला ज्ञान, GIAN, ज्ञान। तो ज्ञान का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंसेंटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क। ये ग्लोबल जो है इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ज्ञान जो है, इसकी स्थापना 2015 में हुई, याद रखिएगा। और यह अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल है। ज्ञान अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल है, विश्व तक फैला हुआ है, इसलिए वैश्विक पहल है कहा जा रहा है। अकादमिक के लिए, एकेडमिक के लिए। अगली बात, यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यान की एक प्रणाली है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यान की एक प्रणाली है। इसमें लेक्चर देने के लिए गेस्ट बन के आ सकते हैं, जिसका लक्ष्य न केवल नए IIT, IIM, लक्ष्य न केवल नए IIT, IIM, IISER
बल्कि देश के अन्य संस्थानों के लिए, बल्कि देश की अन्य संस्थानों के लिए व्यापक संकाय विकास कार्यक्रम है। अब इसके बाद जो दूसरा सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में पहल है वो है एनटीए। आप सबको पता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए की स्थापना कब हुई है, किसी को पता है क्या? नहीं सर। तो एनटीए की स्थापना हुई है 2018 में, याद रखिएगा। और एनटीए जो है, सरकार ने 2018 में एक नई संगठन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जिसका नाम है उसकी स्थापना की है। और यह यूजीसी नेट नीट जेई, यूजीसी नेट नीट जेईई सीयूईटी आदि के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करती है। शायद आजकल नवोदय का भी शुरू कर दिया है। आदि के लिए परीक्षा आयोजित करती है। कुछ नेट के साइट में देखिएगा आप लोग, इसको 2017 के लास्ट मतलब नवंबर 2017 के आसपास का दिखा रहा है। तो 2017 लास्ट और 18 इस टाइप से अलग अलग वेबसाइट में दिखा रहा है। तो इसको आप लोग उस तरीके से ध्यान में रखिएगा। कुछ इस टाइप से आपके पास जब ऑप्शन आए तो उसको टिक कीजिएगा। सरकार ने एनटीए की स्थापना कब हुई? सरकार ने अब एनटीए को स्वयं के साथ जोड़ दिया है, याद रखिएगा, स्वयं के साथ सर नीचे जोड़ नहीं दिया है। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या? जी सर। ओके, तो यही लिख रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए। सरकार ने अब एनटीओ को स्वयं के साथ जोड़ दिया है, स्वयं के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेंगे। जी सर। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जो स्वयं है वो है क्या। तो स्वयं SWAYAM, स्वयं का जो इस फुल फॉर्म होता है वो किसी को पता है क्या आप में से?
तो लिखिएगा फुल फॉर्म। स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग। एस्पायरिंग माइंड। स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे इसका देखते हैं अपन लोग नेशनल ई लाइब्रेरी के बारे में। ये भी एक सरकार की नियामक है, सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में पहल है, नेशनल ई लाइब्रेरी। इसकी जो सरकार ने लॉन्च की है वो की है 2016 में। और ये रन करना चालू किया है 2018 से, रन बाय 2018 से। आप लोग गूगल में जब सर्च कीजिएगा तो देखिएगा एनडीएल लिखिएगा तो आ जाएगा, एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। एनडीएल लिखिएगा। याद रखिएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक परियोजना है। यह राष्ट्रीय ई पुस्तकालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी की परियोजना है। अगली चीज याद रखना है कि इसका उद्देश्य जो है डिजिटल पुस्तकालय की एक पोर्टल में एकत्रित करना है। इसका उद्देश्य डिजिटल पुस्तकालय को एक पोर्टल में एकीकृत करना है। और यह डिजिटल पुस्तकालय निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।
उपलब्ध है लिख लीजिए, क्योंकि 2018 से चल रहा है। और यहाँ लाखों के तादाद में पुस्तक है, लाखों पुस्तकों की उपलब्धता है। तो ये रहा आपका एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग पीएमकेवीवाई को जानते हैं। चलिए, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा तो मिटाऊं, या कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया सर। लिख लिए हैं आप लोग सब? जी जी। अब सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में एक और पहल है, पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट। इसका जो उद्देश्य है पीएमकेवीवाई का, वो है युवाओं के कौशल विकास करना, युवाओं में कौशल विकास करना, वह रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना। इसमें कॉस्मेटोलॉजी, बैंकिंग, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, इसमें कॉस्मेटोलॉजी, बैंकिंग, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, और साथ ही साथ टेलरिंग, जीएसटी सहायता, टेलरिंग, जीएसटी सहायता, आदि प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम शामिल है।
ये रहा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सर शिक्षा के इसमें क्षेत्र में सरकार की कॉस्मेटोलॉजी क्या हो? एक तरह से वो जो फैंसी आइटम होते हैं, श्रृंगार सामग्री, इस टाइप से कहना चाहिए, वो कॉस्मेटोलॉजी है। ठीक है, या कहें कि आप लोग ब्यूटी पार्लर वगैरह का कोर्स सुने होंगे, जी है ना। सर। तो इस तरीके से जो कोर्स है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत कराई जाती है, और जिसमें न केवल कॉस्मेटोलॉजी बल्कि बैंकिंग, बेसिक कंप्यूटर का एजुकेशन, टेलरिंग, जीएसटी की सहायता, जीएसटी के बाद शायद आज आज की डेट में शायद आईटीआर फाइल वगैरह का भी इसमें कोर्स को जोड़ दिया गया है। इस टाइप से बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स जो है पीएमकेवाई के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सरकार की शिक्षा में अगली जो पहल है उसका नाम है उन्नत भारत अभियान। याद रखिएगा, उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान जो है एमएचआरडी द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया। 2014 में एमएचआरडी द्वारा लॉन्च किया गया। अगली बात, इस मिशन के तहत आईआईटी, आईआईएसईआर, व एनआईटी जैसे संस्थान विकासशील प्रौद्योगिकी के लिए विकासशील प्रौद्योगिकी के लिए गांव को गोद लेंगे, गांव को गोद लेंगे, उन्नत भारत अभियान के तहत। याद रखेंगे। अगली चीज, ये एक एक जो संस्था है, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएसईआर हो गया, एनआईटी हो गया, वो एक जिला के आसपास 5 गांवों को गोद लेते हैं, 5 गांव को। याद रखिएगा। और यह स्थानीय समुदाय की उन्नत तकनीक से जोड़ने की एक पहल है। यह जो है स्थानीय समुदाय को उन्नत तकनीक से जोड़ने की पहल है। मैं एक बार गांव गया था तो मैं देखा था आयुर्वेद ग्राम ओखर ऐसे करके लिखा था। मतलब कहीं ना कहीं वो उस ग्राम को आयुर्वेद वाली कोई संस्थान होगी, ऐसे कोई संस्था गोद ली होगी, इस टाइप से कुछ हुआ होगा। तो उसी टाइप से जो एनआईटी और आईआईटी है, आईआईएसईआर है, ये सारे जो संस्था है वे कुछ ऐसे ग्राम को गोद लेते हैं
जो ग्रामीण क्षेत्र में है, पिछड़े हुए क्षेत्र में है, और उनको तकनीकी रूप से उनको उस गांव का विकास करना उनका लक्ष्य होता है। याद रखिएगा, इससे और बड़ी बात यह है कि 2023 तक ये उद्देश्य रखा गया था कि 2023 तक 13,000 से अधिक गांव को गोद लिया जा चुका है। 13,000 से अधिक गांव को उन्नत भारत अभियान के तहत गोद लिया जा चुका है। कहीं कहीं देखिएगा आदर्श ग्राम करके भी लिखा रहता है ना, वो अलग चीज है, लेकिन उस तरीके से ही ये कुछ चीज है, समझिए। अच्छा, इसका प्रधानमंत्री कौशल विकास का बताना भूल गया आप लोग को मैं। जुलाई 2015 में इसकी जो है स्थापना कराई गई है। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास, लिख लीजिएगा आप लोग। उन्नत भारत अभियान के बाद सरकार की शिक्षा में अगली पहल जो है वो है साक्षर भारत। साक्षर भारत साक्षर भारत जो है वो लॉन्च कब हुआ, तो याद रखिएगा 2009 में साक्षर भारत को लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा की दर आप लोग को किसी को पता है क्या? छत्तीसगढ़ में साक्षरता की दर नहीं सर। किसी को पता है क्या? सर्च कीजिए अपने गूगल से, अभी के अभी सब कीजिए तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे मोबाइल से, इससे नहीं सर, कर कनेक्टिविटी रही कट हूँ। जाएगी क्या? अच्छा, नहीं करके कटी। बताइए छत्तीसगढ़ की साक्षरता की दर कितनी है? -74.53%, 2023 के सोचिए, अनुसार। 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है वो 74.53% है। मतलब फिर भी बेरोजगारी, समझ नहीं आ रहा है फिर ऐसा कॉम्बिनेशन कैसा है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की साक्षरता की दर 74.53 है ना, कहीं नोट कर लीजिए। जी सर। और ये साक्षर भारत अभियान जो है 2009 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य था साक्षरता के दर में सुधार। इसका जो उद्देश्य था वो है साक्षरता के दर में सुधार करना। इसका उद्देश्य विशेष रूप से वयस्क महिलाओं को शिक्षित करना भी था। विशेष रूप से वयस्क महिलाओं को शिक्षित करना था। आप लोग को पता होगा प्रौढ़ शिक्षा अभियान करके एक मुहिम चल रही थी सरकार की, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, वो भी इसी का पार्ट है, जिसमें महिलाओं को, जो वयस्क महिलाएं थी, उनको शिक्षा देना
एक उद्देश्य था साक्षर भारत को। अगली बात हम जानते हैं रूसा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा अभियान को शॉर्ट रूप में लिखा जाता है रूसा, RUSA, रूसा। तो जानते हैं इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, बीएड के एंट्रेंस से लेकर के यूजीसी नेट तक इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल का एक ये योजना है जो 2023 में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करता है। 2013 से राज्य के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उन उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करते हैं या वित्त प्रदान करते हैं, लिख सकते हो। और केंद्रीय वित्त पोषण और सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60-40 के अनुपात में, विशेष श्रेणी के राज्य हेतु 90-10 और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% मानक आधारित और परिणाम निर्भर होता है। इससे क्वेश्चन ये परसेंटेज से ही पूछा था, याद रखिएगा। केंद्र की वित्तीय पोषण, केंद्रीय वित्त पोषण राज्य के जो है सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60 और 40 के अनुपात में, 60:40, मतलब केंद्र सरकार का फंडिंग 60% और 40% राज्य सरकार का, 60 और 40 के अनुपात में वह विशेष श्रेणी के जैसे राज्य हेतु, विशेष श्रेणी के राज्य किसको कह सकते हैं? विशेष श्रेणी के राज्य, जम्मू कश्मीर, है ना भाई। तो विशेष श्रेणी के राज्य जैसे जम्मू कश्मीर के लिए ये रेशियो जो है 90:10 का है। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश के लिए
केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% ये फंडिंग करती है ना। मानक आधारित और परिणाम पर निर्भर होता है, लिख लीजिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश है तो 100%, विशेष श्रेणी के राज्य के लिए 90 और 10 का अनुपात है, और सामान्य जो राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस टाइप से जो है नॉर्मल राज्य जो हैं उनके लिए 60 और 40 का अनुपात है ना। तो एक तरह से जैसे आवास योजना जो है उसके जैसा समझिए इसको। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार, इस तरीके से दोनों मिला के फंडिंग करके ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को प्रमोट करते हैं। ये केंद्र की जो है सरकार की एक पहल है शिक्षा के विकास के लिए। इसके आगे पॉइंट को मैं इरेज करके लिखूंगा, तब तक इतना लिख लिए कि नहीं बताइए। रूसा से संबंधित और भी हमारे साथ कई सारी चीजें हैं, उसको लिखेंगे। हो गया सर। चलिए इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन अब गलती से भी ये नहीं पूछेगा कि रूसा का मतलब क्या होता है, रूसा का फुल फॉर्म क्या होता है। अब क्वेश्चन यही सब चीज से पूछेगा, अंदर इसकी विशेषताओं से पूछना लगा है अब, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो फुल फॉर्म तो जानना सबके लिए हलवा है समझिए। उसके अंदर की बातों को जानना अब जरूरी हो गया। इतना लेंदी क्वेश्चन देने लगा है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम्म, पॉजिटिव आंसर पूछा है कि नेगेटिव आंसर में पूछा है, समझ कंफ्यूज ही नहीं जाते, फिर आएगा। दोबारा पढ़ना पड़ता है और टाइम जाते रहता है। बिल्कुल 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 यही चीज है। तभी तो भाई आगे जाके हम लोग कहीं 1.5 लाख रुपए तनख्वाह सरकार से ले पाएंगे ना, है कि नहीं। तो सरकार इतना हर एक चीज को कॉम्पिटेटिव बना देगी तभी तो कहीं 6% को चुनेंगे। तो उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि रूसा जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो रूसा का जो उद्देश्य है वो है राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। राज्य संस्थानों में समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता की शिक्षा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त गुणवत्ता की शिक्षक उपलब्ध कराना। अगला इसका जो उद्देश्य है वो है नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता, नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता बनाकर संस्थानों की स्थापना करके
स्थापना करके संस्थागत आधार पर विस्तार करना, संस्थागत आधार पर विस्तार करना। नेट में पिछला समय यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चार्ट हो, ऐसा एग्जांपल दे दिया गया था विशेषताओं का, और इनमें से कौन से विशेषता जो है नहीं है, ऐसे करके पूछा था। तो उस टाइप से भी आपको इसमें जोर लगा के ध्यान रखना है कि कौन कौन सा है, उसको तो नहीं है वो अलग निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे की चर्चा करते हैं। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन, हिंदी में कह सकते हैं आप लोग उच्च शिक्षा के नियामक इकाई। लिख लीजिए, उच्च शिक्षा के नियामक इकाई। तो सबसे पहला यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप लोग को पता है, लास्ट क्लास में बताया था 1956 में स्थापित हुई है। अगली बात, दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडी है उच्च शिक्षा की, वो है एआईसीटी, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटी यूजीसी के पहले बना है, याद रखिएगा, 1945 में। और एआईसीटी के बारे में आगे जो है यहाँ लिख देता हूं मैं। एआईसीटीई की स्थापना एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। और बाद में 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। बाद में 1987 में 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया।
अगली बात यह है कि जो एआईसीटीई है एक नए तकनीकी संस्थानों को मंजूरी देने का काम करती है। याद रखिएगा, एआईसीटीई एक नए तकनीकी संस्थानों को मंजूरी देने का काम करता है। ये एआईसीटीई है, ये कई सारे एआईसीटीई के रेगुलेट हैं। तो निम्न संस्थाओं को जो एआईसीटीई है वो मंजूरी देने का काम करता है, जिसमें पहला है इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, दूसरे नंबर पे है फार्मेसी, तीसरे नंबर पे वास्तुकला, नंबर 4 होटल मैनेजमेंट और खान पान प्रबंधन, होटल प्रबंधन व खान पान प्रबंधन, खान पान प्रबंधन। और उसके बाद नंबर 5 पे है प्रबंधन अध्ययन, प्रबंधन अध्ययन। नंबर 6 कंप्यूटर अनुप्रयोग, नंबर 7 और आखिरी कला और शिल्प लागू करना, कला व शिल्प। ये सभी जो संस्थान है प्रमुख रूप से उनको एआईसीटी जो है वो मंजूरी देने का काम करती है। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कहीं से भी। नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं क्लास। सर नहीं है 1900 सर। 1907 लिखा है कि 87 है सर? 1987 लिखा है, 91987। ठीक है, जी सर। मैं थोड़ा उर्दू में लिखता हूँ, हिंदी में समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हो गया तो मिटाऊं क्या? आगे बढ़े थोड़ा। जी जी सर। सर। अब अपन लोग उच्च शिक्षण के क्षेत्र में सरकार की अगली योगदान को देख लेते हैं, जिसका नाम है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तीसरे नंबर का होगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले में क्या लिखवाया हूं मैं? यूजीसी, दूसरे में आईआईसीटी और तीसरा में है
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, COA। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1972 में हुई। हिंदी में आप लोग इसको वास्तुकला परिषद कह सकते हैं। तो अधिनियम के तहत आर्किटेक्ट और जुड़े मामलों का पंजीकरण करना इनका काम होता है। आर्किटेक्ट व इससे जुड़े मामले का पंजीकरण करना। इसका काम होता है। नंबर 4 में आते हैं, और एक संस्था, एक निकाय जो सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की पहल है, उसका नाम है ICAR। ICAR जो होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को की गई। और ICAR जो है एक स्वायत्त निकाय है। ICAR एक स्वायत्त निकाय है जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, जो कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग और किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती है। साथ ही ये बात जानने की जरूरत है कि ये जो ICAR है वो पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान, सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के, कृषि में
अनुसंधान व शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और समन्वय व प्रबंधन के लिए सर्वोच्च या शीर्ष निकाय है। अगली बात और आखिरी, देश भर में फैले हुए 113 देश भर में फैले हुए 113 जो आईसीएआर संस्थान व 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अब बात आती है छत्तीसगढ़ में कौन है, बताइए। 74 कृषि विश्वविद्यालय में एक आध छत्तीसगढ़ में है क्या, बताओ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। वेरी गुड। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है इसमें 74 में एक है, ठीक है। अगला जो है ले संस्थान आईसीएमआर, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। इसमें कोई डाउट है क्या आप लोग को? नहीं सर। ठीक है, बाकी क्लास कल करेंगे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।